हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ रहे थे, जहां हम लोग डी ब्लॉक को समाप्त कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के संबंध में। तो आइए हम लोग लिखते हैं एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के संबंध में। हेडिंग करें एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो हम कहते हैं द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71 and 90 to 103 and 90 to 103 belong to F block of periodic table since last electron of them enters into F subshell of anti-penultimate orbit. F subshell of anti-penultimate orbit. तो क्या हो रहा है? एंटी पेनल्टीमेट का अर्थ क्या हो गया? तो बाहरी से दो कम। जब बाहरी से एक कम हो रहा था डी वाले में, तो उसके लिए बोल रहे थे पेनल्टीमेट, और जब दो कम होता है तो उसके लिए हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो एफ सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को एक नाम और भी दिया जाता है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? तो जरा एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी हम 4 ग्रुप को बना रहे हैं, सिंपली आपको समझाने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा। हम बात कर रहे हैं चौथे पीरियड की, हम बात करते हैं 5वें पीरियड की, हम बात करते हैं 6ठे पीरियड की और बात करते हैं 7वीं पीरियड की। तो यहाँ आप जान रहे हैं पोटेशियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ स्कैंडियम और यहाँ टाइटेनियम। यहाँ बात करें तो क्या होता है? रूबीजियम, यहाँ क्या होता है? स्ट्रोंशियम, यहाँ इट्रियम, यहाँ यहाँ बात करें तो क्या होता है? सीजियम, यहाँ क्या होता है? बेरियम, यहाँ क्या होता है? लेंथेनम और यहाँ क्या होता है? हॉफनियम। यहाँ बात करें तो क्या होता है? फ्रांसियम, यहाँ होता है रदरफोर्डियम, यहाँ होता है एक्टिनियम और यहाँ होता है रदरफोर्डियम। फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम। देखिए ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 37, ये 38, ये 39 और ये 40, ये है 55, यह है 56, यह है 57, लेकिन ये 58 नहीं है, ये क्या है? 72, 58 से 71। और यहाँ देखें ये हमारा क्या है? 87, ये क्या है? 88, ये क्या है? 89 और यह क्या है? 104। तो यहाँ बीच का फिर से 14 एलिमेंट मिसिंग है, 90 to 103, 90 to 103। तो इसे ही क्या किया गया है? नीचे रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। देखिए एक आपका क्या है? 6ठे पीरियड का है और एक आपका क्या है? 7वें पीरियड का है। 6ठे पीरियड में क्या है? 58 से लेके 71 है, मिसेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक है, जो क्या होता है? which comes immediately after lanthanum, इसलिए इसे क्या करते हैं? लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड। अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए क्या है? 90 to 103 है, इट मीन्स क्या है? थोरियम टू लॉरेंशियम है, जो क्या है कि विच कम इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं या एक्टिनाइड्स कहते हैं। 6ठे पीरियड का है तो यहाँ से दो कम, इसमें क्या होगा? 4f सबसेल भरा जाएगा और इसमें क्या होगा? 5f सबसेल भरा जाएगा।
आप जान रहे हैं कि तीसरे ऑर्बिट तक में तो एफ सबसेल होता ही नहीं है, सबसे पहला एफ कहाँ आएगा, फोर्थ में आएगा। ठीक, तो 4 है, तो इससे 2 कम, इससे 2 ज्यादा वाले में जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या बताएं कि एफ सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट में जाता है, तो इट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उससे 2 ज्यादा, तो 4 + 2 क्या 6, और ये क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे आप क्या देख रहे हैं, 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आइए हम लिखते हैं the elements with atomic number 58 to 71, that is cerium to lutetium, and 90 to 103, that is thorium to lawrencium, belong to F block of periodic table, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन F में जा रहा है, क्यों, तो सिंस last electron of them enters into F subshell of anti-penultimate, orbit, F subshell of anti-penultimate orbit। अब देखिए, अब बात क्या करें, तो ये तो हो गया कि क्या है, अब इसके बाद कहते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या है, 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक, तो आइए लिखते हैं, सिंस these elements are present in between two transition elements, so these are also known as inner transition elements। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब जाने इनका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देयर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the general valence shell electronic configuration is given as n-2 f 1 to 14, n-1 d0 से 1 ns2। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन ढंग का भी होता है, एक्टिनाइड में केवल एक में, हम जनरल की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ 2 तक नहीं लिखे हैं। कुछ बुकों में देखिएगा वहां 0 से 2 तक लिख देगा, क्योंकि थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है, थोरियम जो कि एक्टिनाइड सीरीज का पहला ही एलिमेंट है थोरियम, जिसमें होना क्या चाहिए था, अगर हम बात करते हैं एक्टिनियम की, तो यहाँ होता है 7s2 6d1, तो थोरियम 90 की बात करेंगे तो लास्ट में होना चाहिए था 7s2 6d1
5F1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है 7S2 6D2 5F0, यहाँ डी में आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन और, बाद बाकी फिर सबके केस में डी में एक ही रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, कुछ में रहता है कुछ में नहीं भी रहता है। केवल एक थोरियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके डी में आ जाता है। यहाँ बहुत गजब ढंग की बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया तो हमें लग रहा है कि तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम थोरियम +3 की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए था, लास्ट में बचना चाहिए था 6D1, लेकिन 6D1 ना होके हो जाता है 5F1। क्या हो जाता है 5F1, क्योंकि इनके 6D 5F और 7S के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डी से क्या हो सकता है 6D से 5F में शिफ्ट कर जाता है। केवल एक एलिमेंट में इस ढंग की बातें देखने को मिलती है। तो ये हो गया। अब बात करें हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो सीरीज में बांटा गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो सीरीज में बांटा गया है। एक सीरीज क्या है लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड्स, और दूसरा सीरीज क्या है एक्टिनाइड और एक्टिनॉइड्स। तो आइए हम लिखते हैं एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू following two series. Following two series. फर्स्ट सीरीज का नाम लिखेंगे लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड्स। और दूसरा एक्टिनाइड और एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो दो सीरीज में बांटा गया है, ये हम देखें। अब इसके आगे हम लोग लेंथेनाइड्स को पढ़ना शुरू करें। तो फर्स्ट में बात करेंगे लेंथेनाइड। लेंथेनाइड की बात करें, लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो एटॉमिक नंबर 58 to 71 which come immediately after lanthanum, जो 57 के जस्ट बाद आता है। ऐसे वास्तव में क्या है कि ये जो आप देख रहे थे कि लैंथेनम से लेके सीरियम से जो हम ल्यूटेटियम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा 15 का 15 एलिमेंट क्या है एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 का। इसी ढंग से जब हम यहाँ बात करते हैं एक्टिनियम और यहाँ लिखते हैं थोरियम टू लॉरेंसियम, ये फिर पूरा का पूरा एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 का। तो जब एक ही ग्रुप का एलिमेंट है तो इन सही में क्या होगी बहुत ज्यादा समानता भी पाई जाएगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा समानता भी पाई जाती है, लेकिन कुछ हद तक डिफर भी करते हैं। लेंथेनाइड की बात करें तो इसमें लिखते हैं द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71, that is cerium to lutetium, which comes immediately after
lanthanum, which comes immediately after lanthanum, are called lanthanides. Are called lanthanides. इसे हम क्या कहेंगे? lanthanides कहते हैं, या इसका और एक नाम है rare earth metals. rare earth metals और rare earth metals, इनमें क्या होगा? तो 4f सबसे भरा जाएगा. These elements involve the filling of 4f subshell and their general electronic configuration is given as xenon 6s2 5d021 4f1214 4f1214. ओके. अब ध्यान दें, अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो लैंथेनॉइड तो वास्तव में शुरू होता है सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक, लेकिन लैंथेनम की बहुत ज्यादा समानता है लैंथेनॉइड से, इसलिए हम क्या करते हैं? लैंथेनम से ही इसे इंक्लूड करते हुए चलते हैं. लैंथेनम से ही इंक्लूड करते हुए चलते हैं. यहाँ हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ देखें नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ बात आप करें सिंबल, और यहाँ आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. केवल बाहरी सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा. तो 57 से इंक्लूड हो गया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, इस ढंग से बढ़ते चला जाएगा. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. यहाँ देखिए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? लैंथेनम. दूसरा क्या है? सीरियम. तीसरा क्या है? एस्टोडेनियम. चौथा क्या है? नियोडेनियम. पांचवा क्या है? प्रोमेथियम. छठा क्या है? सैमेरियम. सातवां क्या है? यूरोपियम. आठवां क्या है? गैडोलिनियम. इसके बाद क्या होता है? टर्बियम. गैडोलिनियम के बाद, हाँ, गैडोलिनियम के बाद टर्बियम ही होगा. गैडोलिनियम के बाद क्या होगा? टर्बियम. टर्बियम के बाद डायस्प्रोसियम. डायस्प्रोसियम के बाद होल्मियम. होल्मियम के बाद इर्बियम. इर्बियम के बाद थ्यूरियम. यहाँ क्या है? होल्मियम. होल्मियम के बाद हो जाएगा इर्बियम. इर्बियम के बाद क्या हो जाएगा? थ्यूरियम. थ्यूरियम के बाद है यटर्बियम. यटर्बियम के बाद क्या है? ल्यूटेरियम. इसके बाद ल्यूटेरियम. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो लास्ट वाले में यहाँ क्या देखिएगा? जेनन. ये तो हो जाएगा 6s2 5d1, क्योंकि ये तो हमारा डी वाला है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या होना क्या चाहिए? 5d को भरने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, अब इलेक्ट्रॉन 4f में जाना शुरू करेगा. यहाँ क्या हो जाएगा? जब यहाँ देखेंगे तो 6s2 5d1 4f1 और ये जेन. इसके बाद जैसे आप आएंगे तो अब 4f3 हो जाएगा डायरेक्ट. 4f3 6s2 5d क्या हो जाएगा? 0. फिर बढ़ते 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 जब आप यहाँ आएंगे 63 पे आएंगे यूरोपियम. जब आप क्या होंगे? 63 पे आएंगे यूरोपियम. तो यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में? 4f. अब कंटिन्यू एक एक बढ़ाते रहिएगा. 4f7 6s2.
जैसे गैडोलिनियम में आएंगे तो क्या हो जाएगा 4f7 5d1 6s2। जैसे टर्बियम में आएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, फिर डी में इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा 4f9 6s2। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ जब आएंगे तो आपका हो जाएगा 4f14 6s2। और इस केस में क्या हो जाएगा, 4f14 5d1 6s2। आप ये क्या करेंगे तो ध्यान दें, अपने बुक से देख के सभी एलिमेंट का नाम, क्योंकि आपको एलिमेंट का नाम भी याद नहीं होगा, एलिमेंट का नाम भी आपको याद कर, इस एलिमेंट का नाम तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक, ऐसे थोड़ा बहुत जरूर करना पड़ जाएगा, ठीक। और कॉन्फ़िगरेशन पे जरा ध्यान देंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 54 हो गया, 256 157। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि 5d में कहां कहां इलेक्ट्रॉन देना है, तब तो आप आराम से लिख लीजिएगा। 5d में इलेक्ट्रॉन अगर लैंथेनाइड्स की बात करें तो केवल जाता है सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटेरियम। ये देखिए ल्यूटेरियम 71, ये हो गया 64 और ये हो गया 58, ये हो गया 64 और ये हो गया 58। इसी तीन के 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए सीरियम का आपको लिखना था तो लास्ट वाला जान रखें 54 तो पहले है 2, ये हो गया 56। अब इसमें एक 5d में जाएगा तो 56 157, इसके बाद ये हो जाएगा। जैसे ही गैडोलिनियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6s2 5d1, ये हमारा क्या हो गया 54 था 2 56 56 157 और ये हो जाएगा 7 57 7 क्या हो गया 64 हो गया, इसमें जाएगा। फिर एक लास्ट वाले में जाएगा। अब जैसे हमें क्या करना है, मान लिया जाए कि हमें 66 का लिखना है, हमें 66 का लिखना है। देखिए ये हमारा है 65, ये हमारा है 66, दैट्स पॉसिबल। इसका लिखना है तो आप ध्यान दें क्या हो जाएगा 6s2 और इसके बाद 5d में तो इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं है, तो 54 इसके पहले था, 54 2 56 हो गया, तो इसमें कितना चला जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें कितना चला जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखिए क्या हो गया 4d10 6s2 दिए हुए। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आराम से कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि किसके किस में जाता है और किस किस में नहीं जाता है, तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 15-17 लाइन आप छोड़ दें, क्योंकि 15 एलिमेंट है, एक हेडिंग करेंगे, 1-2 लाइन नीचे छोड़ेंगे, तो एक पेज आप छोड़ के जहां आपको ये पूरा का पूरा बुक से देख के लिख लेना है। क्या कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखेंगे बोलिए, सिर्फ जहां चेंज है वो आपको हम बता दें, नोट में लिख लीजिए। केवल और केवल 3 के केस में जाता है और किसी में नहीं जाता है, तो आप लिख लेंगे एक्सेप्ट सीरियम गैडोलिनियम एंड ल्यूटेरियम lanthanide don't have electron in 5d subcell। अब 5d में होगा तो कितना होगा, ये आप जनरल में ही देख चुके हैं, तो वहां 0 से 1 लिखें, होगा तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा, और कुछ तो होने की बात है नहीं। हो गया। अब आइए इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके कुछ जनरल फीचर्स की बात करें, तो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, तो व्हाइट सिल्वरी मेटल हैं, व्हाइट सिल्वरी सॉफ्ट मेटल हैं, जो क्या होते हैं बहुत ही जल्द टार्निश्ड हो जाते हैं इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे उनके सरफेस पे टार्निश्ड हो जाते हैं, इसका कार्बन डाइऑक्साइड से मॉइस्चर से इन सभी से रिएक्ट करेगा और उनका सरफेस काला हो जाएगा, टार्निश्ड हो जाएगा। तो आइए जनरल फीचर्स में हम लोग लिखते चलते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं व्हाइट सिल्वरी मेटल्स, सिल्वर की तरह चमकीला होता है। व्हाइट सिल्वरी सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट है लेकिन एस ब्लॉक के इतना सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट मींस ये नहीं समझ जाएंगे कि एस ब्लॉक की तरह, ये क्या होगा एस ब्लॉक से तो बहुत ही हार्ड है भैया।
व्हाइट सिल्वरी सॉफ्ट मेटल्स जो क्या होते हैं एंड टार्निश्ड एंड tarnished rapidly in air and tarnished rapidly in air। दूसरी बात, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जो कंपैरेबल होता है कैल्शियम के। जब कैल्शियम के कंपैरेबल है तो ये क्या होगा, हाई रिएक्टिव भी होगा। हम क्या लिखेंगे, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी comparable to calcium, comparable to calcium, low value of ionization energy comparable to calcium। अब due to low value of due to low ionization energy value, due to low ionization energy value, ये क्या होंगे, ये जो होंगे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होंगे ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। lengthenoids आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन एस ब्लॉक से कम होगा भैया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नेचर में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अब बात करें कि जैसे कि आप डी ब्लॉक में जान रहे थे कि मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या थे, तो कलर्ड थे सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में। उसी ढंग से मैक्सिमम लेंथेनॉइड्स आयन जो होंगे, स्ट्राई पॉजिटिव आयन जो इसके होंगे, वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में। वहां कलर का रीजन क्या था, डी ट्रांजिशन, और यहाँ कलर का रीजन क्या होगा, एफ ट्रांजिशन। यहाँ कलर का रीजन क्या होगा, एफ ट्रांजिशन। जहां एफ कंप्लीटली वैकेंट हो या फिर क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो फिर वो हमारा क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक, तो आइए लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द tripositive lanthanide ions are colored both in solid state as well as in aqueous solution, as well as in aqueous solution। ऐसा क्यों होगा भैया, तो दिस इज ड्यू टू partially filled F subcell which is responsible for FF transition, जो FF ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें लैंथेनम +3, हम बात करें ल्यूटेटियम +3, ये दोनों क्या होगा, तो कलरलेस होगा। लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेटियम +3 क्या होगा, आर कलरलेस होंगे, आर कलरलेस। क्यों कलरलेस होगा भैया, ड्यू टू कंप्लीटली वैकेंट and completely filled F subset, F सबसेट। इस कारण से क्या होगा, कोई एफ ट्रांजिशन होगा ही नहीं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, कलरलेस होंगे। हम इसमें इन पे डाल देंगे, अच्छा से चलिए जल्दी से लिखिए।
अब इसके आगे हम लोग बात करें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के संबंध। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के संबंध। तो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को तो दर्शाते ही, क्योंकि इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आइए फर्स्ट में लिखते हैं all the lanthanides exhibit +3 oxidation state, exhibit +3 oxidation state, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये क्या है? मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे तो हम लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो वो सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोले कि लैंथेनम भी जो है इससे बहुत ज्यादा समानता दर्शाता है, इसलिए लैंथेनॉइड्स जो बोलते हैं तो हम लैंथेनम को इंक्लूड करते हुए बोलते हैं। लैंथेनाइड बोलते हैं तो सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम बोलते हैं, और लैंथेनॉइड्स बोलते हैं तो क्या करते हैं, लैंथेनम को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि the +3 oxidation state for lanthanum is lanthanum +3, यहाँ क्या होगा 4F0, इसमें क्या हो जाएगा 4F0 हो जाएगा। गैडोलिनियम के लिए अगर हम +3 की बात करें तो क्या हो जाएगा 4F7 हो जाएगा, एंड ल्यूटेरियम के लिए अगर हम +3 की बात करें तो क्या हो जाएगा 4F14। तो यहाँ एग्जैक्टली कंप्लीटली वैकेंट है, यहाँ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, यहाँ क्या है एग्जैक्टली फुल फिल्ड है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेरियम आर कंपैरेटिवली more stable, are comparatively more stable। दूसरे में आते हैं, अब +3 के अतिरिक्त कुछ लैंथेनाइड्स क्या करते हैं +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं। +3 तो सब दर्शाता है। इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, some lanthanides also exhibit +2 and +4 oxidation state। ऐसे तो बुक में क्या किया है, +2 वाले में सबको दर्शाया है आयन बनाते हुए, लेकिन सब दर्शाता नहीं है। +4 में वो 4 को 3 को 4 को दर्शाया है, लेकिन 3-4 सब नहीं बनता है। मेनली वही बनता है जिसमें किसी कारणवश स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, जिसमें किसी कारणवश स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। जिसे हम बोले इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सम लैंथेनाइड्स आल्सो एक्सिबिट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ बार बार पूछा जाता है कि नेम ए लैंथेनाइड which exhibit +4 oxidation state radially, तो यहाँ हो जाएगा सीरियम। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीरियम +4, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4F0 हो जाएगा, 4F0 हो जाएगा। टर्बियम +4 की बात करें, टर्बियम +4 की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है 4F7 हो जाता है। यूरोपियम +2 की बात करें तो यहाँ क्या होगा 4F7 हो जाता है। अगर हम यटर्बियम +2 की बात करें यहाँ क्या होता है 4F14 हो जाता है। अब जरा ध्यान दें कि ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
या लेस स्टेबल है तो इसे टेंडेंसी होती है मोर स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर जाने की बाय लूजिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। +2 में है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हुए और +4 में है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं +2 एंड +4 oxidation states have tendency to change into the most stable +3 oxidation state by loss or gain of an electron तो अब जहां वो +2 में है वो एक का लॉस करते हुए +3 में जाना चाहेगा, इट मीन्स वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग नेचर को दर्शाएगा। और जहां +4 में है वो एक को गेन करते हुए +3 में आना चाहेगा, इट मीन्स क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को दर्शाएगा। तो इट मीन्स हम कहते हैं इट मीन्स यूरोपियम +2 and ytterbium +2 act as reducing agent whereas cerium +4 and terbium +4 act as oxidizing agent in solution। आइए जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सीरियम +4 को लेते हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सीरियम +3 में और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हम बात करें यूरोपियम +2 की, ये रिड्यूसिंग नेचर का है, ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके साथ अगर हम वाटर को ले लें, इसके साथ अगर हम क्या करें, वाटर को ले लें, तो बताइए ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर को रिड्यूस कर देगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये चेंज हो जाएगा यूरोपियम +3 में +2OH +H। क्लियर है, ये बातें समाप्त हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट का भी समाप्त हो गया। अब एक प्रॉपर्टी और भी हमें इसमें जानना है और वो प्रॉपर्टी हमारा है, लिखे थे, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें +4 वाला कौन सा दर्शाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो आइए अब इसमें लास्ट में हम लोग जाने एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। तो क्या होता है कि जब हम लेंथेनम से ल्यूटेरियम तक बढ़ते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया रेगुलरली क्या होता है और रेगुलरली एंड स्लोली डिक्रीज करता है। इसे एटॉमिक रेडियस में तो एक जगह एक्सेप्शनल ट्रेंड भी है, लेकिन आयनिक रेडिया में कहीं कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल ऊपर से नीचे आने पे घटता चला जाता है और देखिएगा चेंज भी बहुत कम होता है। सीरियम का जैसे क्या है 183 पिकोमीटर है, जबकि लास्ट में आप देखिएगा यटरबियम में ये लिखा हुआ है 173 पिकोमीटर। तो टोटल आप 14 एलिमेंट बढ़े, लेकिन देखिए चेंज कितने का हुआ है, मात्र 10 पिकोमीटर का चेंज है। यही बात अगर हम आयनिक रेडिया में भी देखें तो 103 से लेके 86 आता है, 103 से लेके 86 आता है। तो ये क्या हो गया, वो 86 + 4 90, इस मींस क्या, केवल और केवल 17 पिकोमीटर का चेंज है 14 एलिमेंट पे। जबकि क्या जानते हैं कि एस ब्लॉक वगैरह में एक से दूसरे में जाने पर ही बहुत ज्यादा का चेंज हो जाता है।
तो आखिर यहाँ बहुत ही कम डिक्रीज जो हुआ, इसका क्या कारण है? तो जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए। आप जरा याद कीजिएगा कि आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़े थे, जहां हम आपको पढ़ाए थे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब जैसे देखिए, हम बात करते हैं लैंथेनम की। तो लैंथेनम में क्या है, जेनरल ये क्या हो गया भैया, तो 6s2 5d1। अब जैसे ही हम बात करेंगे इसके आगे हॉफनियम की, तो वहां क्या हो जाएगा, जेनन 6s2 5d2 तो होगा ही, लेकिन 4f14 पहले होगा। अब यहाँ से 5d में फिर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा, लेकिन 4f क्या हुआ, इसके बाद तो 4f शुरू हो गया था, तो 4f भर गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि साइज में बहुत, जैसे हम ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट। यहाँ 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है वो कहाँ, ये 5 में तो नहीं जाएगा, 5d ये होगा, ये 6s और ये हमारा क्या है 4f। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ आता है, इनर सेल में। यहाँ जैसे 57 के बाद 58, 59, 60 गए, तो एटॉमिक नंबर जो 1 से बढ़ते जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता जा रहा है, 4f में जाता जा रहा है। अब इनर में जा रहा है, तो आप जान रहे हो कि इनर वाले का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन भैया शील्डिंग इफेक्ट जो है ये तो ऑर्बिटल के शेप पर भी डिपेंड करता है, और शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, s p d एंड f। क्योंकि d एंड f ऑर्बिटल जो होते हैं ये डिफ्यूज होते हैं, इस कारण इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होगा, तो जेड स्टार इक्वल्स टू क्या होता है भैया, जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा, जेड में तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन सिग्मा में इंक्रीज हो ही नहीं पा रहा है उस ढंग से, तो जेड स्टार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेड स्टार क्या है, नेट चार्ज है, जिससे क्या करता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जेड स्टार बढ़ गया, इस कारण साइज में इंक्रीज नहीं होने दे रहा है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स भी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत का साइज क्या हुआ, चेंज हुआ, कंटिन्यूअस डिक्रीज करता जा रहा है। इसी इफेक्ट को कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो एटॉमिक एंड आयनिक एरिया हम हेडिंग किए थे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, तो लिखें द एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। इसका आयनिक रेडिया लेंगे ट्राई पॉजिटिव आयन का, ट्राई पॉजिटिव आयन का, दैट इज M+3 का। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई show regular and gradual decrease on moving from lanthanum to lutetium, this decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number, means न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, with increasing atomic number is known as lanthanide contraction. ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात भी लिखते हैं। दिस इज ड्यू टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज ड्यू टू very poor
shielding or screening effect of 4f electrons. 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वह क्या है, बहुत ही कम है, जिस कारण जेड स्टार का मान बढ़ता जा रहा है, और जेड स्टार का मान बढ़ता जा रहा है तो साइज में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इसमें दो बात जान लें, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम कहते हैं कंसीक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां से ये आप पढ़े भी हैं, इफेक्ट ऑफ बार बार 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट देखें, सिमिलरिटी in atomic radii of second and third transition rates. तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो ऑर्बिट नंबर बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज से सेकंड ट्रांजिशन स्टेज में आते हैं, ऑर्बिट नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। तो जब दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा, साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन आप याद कीजिए, डी ब्लॉक में आप पढ़े हैं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन स्टेज का एटॉमिक रेडियस लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों, तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, as a result of lengthenite contraction, as a result of lengthenite contraction, the atomic radii of second and third transition rates are almost equal in spite of increase in number of cells. In spite of increase in number of cells. सेल तो बढ़ गया है, ऑर्बिट तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं, इसके साइज में इंक्रीज नहीं हो पा रहा। अब जैसे ध्यान दें, याद कीजिएगा, वहां भी हम आपको डी वाले में भी बताए थे। अगर हम बात करें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की, बात करें ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की, बात करें ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ठीक, आइए देखते हैं चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड और छठा पीरियड। तो यहाँ क्या होता है, स्कैंडियम, यहाँ क्या होता है, इट्रियम, स्कैंडियम, इट्रियम, और यहाँ क्या होता है, लेंथेनम। ये क्या है, 21 है, 18 जोड़ दें तो 39, और ये क्या हो जाएगा, 57। लेंथेनाइट्स तो यहां से ना आता है जी, 58 से आता है, 58 to 71 लेंथेनाइट्स है। इसमें तो लेंथेनाइट्स की बात नहीं हुई है। याद कीजिएगा, हम क्या बताए थे, यहाँ साइज बिल्कुल इंक्रीज कर जाता है। हम जैसे इसका वैल्यू लिखना चाहते हैं तो बुक से देख के वैल्यू को लिखें, आइए इसका है 144 पिकोमीटर, इसका होता है 180 पिकोमीटर, और इसका होता है 187। लेकिन इसके आगे जैसे चलते हैं, टाइटेनियम है, इसके नीचे हमारा क्या है, जिरकोनियम है, इसके नीचे क्या है, हॉफनियम है।
इसका 22 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 40 हो गया, और ये हमारा 72 हो गया, क्योंकि अब तो बीच का 14 एफ ब्लॉक भी आ गया। तो इसमें देखिए टाइटेनियम का होता है 122 पिकोमीटर, 132 पिकोमीटर, ये है 160 पिकोमीटर, जबकि ये क्या होता है 159 पिकोमीटर। ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। यहां देखें वेनेडियम है, नीबोमियम है, और इसके नीचे टेंटेनम है। इस वेनेडियम का 23, इसका हो गया 41, और इसके नीचे हो गया 73। ये देखें तो है 122 पिकोमीटर, इसके नीचे देखते हैं तो ये है 146 पिकोमीटर, और इसके नीचे आते हैं तो फिर यह भी है 146 पिकोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ कहीं कोई चेंज है क्या? कहीं कोई चेंज नहीं, यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस, जबकि दोनों क्या है डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है। ऊपर नीचे की बात हो रही है, फिर भी हम क्या बोलते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ भी क्या बोलेंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक इसका इफेक्ट और भी है, उसे भी लिख लें, वेरिएशन इन basic strength of hydroxides। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण आप क्या जान रहे हैं कि ट्राई पॉजिटिव आयन की साइज क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, तो कैटाइन की साइज डिक्रीज कर रही है। तो अब बात होगी पोलराइजिंग पावर की। फाजांशु कैटाइन का साइज जितना ज्यादा छोटा होता है उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होता है, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जैसे हम बात करें NaOH, KOH, RbOH, CSOH, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या जान रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अब ये आराम से ब्रेक कर जाएगा Na+ और OH-। यहाँ क्या होगा K+ OH-, यहाँ क्या होगा Rb+ और क्या OH-, CS+ और क्या OH-। क्योंकि आप देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका साइज क्या हो रहा है इंक्रीज करता जा रहा है। साइज इंक्रीज करता जा रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता जा रहा है डिक्रीज करता जा रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आराम से बॉन्ड ब्रेक करेगा और OH- को दे देगा। जितना ज्यादा आयनिक होगा उतनी आसानी से OH- को देगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर तो घटता जा रहा है। तो अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ से वहां तक जाने पे घट जाएगा। तो लिखें एज द साइज ऑफ lanthanide ions decreases from cerium+3 to lutetium+3, the covalent character of MOH bond increases which results decrease in basic strength from cerium OH3 to lutetium OH। ये आपका लेंथेनाइट समाप्त हो गया। और एक्टिनाइट्स हमें पढ़ना ही नहीं है, एक्टिनाइट्स को सिलेबस से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। देखिए इनऑर्गेनिक में अननेसेसरी, वहां आप एनर्जी को ना लगाएं
जहां से कुछ पूछा ही नहीं जाने वाला है, उसमें सारी की सारी बातें रटने वाली बातें होती है, तो कितना आप रट पाएंगे? ज्यादातर बातें रटने वाली बातें होती है, कितनी बातों को रट पाएंगे? ठीक, इधर जैसे क्या है कि ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन सब में जितना ज्यादा कर पाए वो ज्यादा अच्छा होता है। इनऑर्गेनिक में तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी सिर्फ कीजिए और उससे कहीं एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा, इवन कंपटीशन तक में भी बाहर नहीं जाता है। हाँ, वहाँ कुछ क्वेश्चंस इसी का क्या होता है, सारे की सारी बातों से जोड़ के रहता है, जहाँ कुछ एप्लीकेशन वगैरह को जोड़े रहता है और कोई खास बात नहीं होती है। तो ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक, डी तो समाप्त हो ही गया था, एफ ब्लॉक भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, और अब हम चाहते हैं एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर और पढ़ा दें, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दें, इसके बाद ऑर्गेनिक की ओर चलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।